अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सैल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिकर। टेक्निकली हमें किन बातों का पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले या क्रिप्टो करेंसी में आने से पहले, एक बिगनर को किन बातों का पता होना चाहिए जो टेक्निकल इंडिकेटर से लेकर कुछ डाटा चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से सिक्योर इन्वेस्टमेंट, तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अब ज़रा डिस्कस करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स और डाटा वगैरह क्या कहते हैं, उनको हमने किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको कॉइन मार्केट कैप का पता होना चाहिए। कॉइन मार्केट कैप की एक-एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इसके साथ कॉइन गीको, ये कॉइन गीको है, आपको कॉइन गीको का पता होना चाहिए। 2 वेबसाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये किस तरीके से कॉइन्स को लिस्ट करते हैं। तमाम चीज़ें हमारे चैनल पे हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। डिफरेंट कोर्सेज़ में भी हमने इसको डिस्कस किया है। अब आप आ जाएँ, आपने इन्वेस्टमेंट, आप नए हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से ज़ाहिर-सी बात है आप टॉप कॉइन्स को देखेंगे। आ जाएँ टॉप 13 कॉइन्स को ले लेते हैं, ज़रा शॉर्ट रिव्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जो समझ लीजिए, और क्रिप्टो करेंसी का वो कॉइन है जिसको तमाम ऑल्ट कॉइन, अल्टरनेटिव कॉइन जो है वो फॉलो अप करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा असर और रसूख होता है तमाम कॉइन पर। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो तमाम ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं, बिटकॉइन नीचे आता है तो तमाम ऑल्ट कॉइन्स नीचे आते हैं। बिटकॉइन, जिस चीज़ों पे बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट चल रही होती है, उनमें से पहली चीज़ होती है ईटीएफ फ्यूचर की जो ट्रेड होती है, जो नस्दाक और एस&पी 500 इंडेक्स वगैरह जिस हिसाब से चलता है, ये उस हिसाब से चलता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे होता है। आज की डेट आप देख लीजिएगा, ठीक है? मंडे एंड हुआ है और फ्राइडे एंड हुआ है। अब इस वीक में होना क्या था, जो फ्यूचर ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये बात ज़रूरी थी कि बिटकॉइन 42,000 से नीचे रहेगा, तो जो शॉर्ट के ट्रेडर्स हैं, जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, उनको प्रॉफिट होगा। जिन्होंने कहा, ये बात कही है कि बिटकॉइन फ्राइडे तक जो है वो 42,000 से नीचे रहेगा, तो उनकी ये प्रेडिक्शन सही होने पे उनको पेमेंट मिलती है, उनको उनकी प्राइस प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो उनको रिवॉर्ड मिलता है। ये फ्यूचर में होता है। बिल्कुल ही आप बिगिनर हो तो आपको इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। फ्यूचर ट्रेड किस तरीके से होती है? फ्यूचर ट्रेड में आप प्रेडिक्शन करते हो कि बिटकॉइन ऊपर जाना है, बिटकॉइन नीचे आना है, तो उस हिसाब से वो प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये फ्यूचर ट्रेड को सीखने का सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका है। अब इथेरियम को ले लें, तो इथेरियम एक तरह का ब्लॉकचेन से रिलेटेड कॉइन है। इसमें कोई भी आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। डिफरेंट कॉइन्स जो हैं वो इस पे लॉन्च होते हैं, ठीक है? इथेरियम 115 क्या है, इथेरियम 2.0 क्या है, इथेरियम मर्ज क्या है, ये बारे में आपको पता होना चाहिए। इथेरियम माइनिंग क्या है? अब इथेरियम माइनिंग जुलाई में जो है वो उसका रिवॉर्ड कम हो जाएगा। इथेरियम 2.0 नहीं आ रहा है, इथेरियम मर्ज आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें यूएसडीटी क्या है, तो यूएसडीटी के हवाले से ये ट्रॉन का कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, ठीक है? लेकिन ये स्टेबल कॉइन तो है, लेकिन इस हवाले से बहुत सारे शक व शुबहात हैं। इनका जब दिल चाहता है ये बहुत सारे अपने स्टेबल कॉइन को जो है वो छाप देते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको इनसिक्योर कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड यूएसडीटी में ही होती है। अब ट्रॉन कॉइन क्या है, टीआरएक्स कॉइन क्या है? टीआरएक्स कॉइन वो है जिसमें आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करोगे तो आपको 1 टीआरएक्स पे करना पड़ता है। अब बीएनबी क्या है? तो बीएनबी एक ऐसा कॉइन है जो बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे यूज़ होता है। उसमें कोई भी आप ट्रांज़ैक्शन करोगे बाइनेंस स्मार्ट चेन में, तो बीएनबी में आपकी फ़ीस कटती है, तो ये बीएनबी कॉइन। अब यूएसडीसी, ये भी एक स्टेबल कॉइन है। अब नीचे आ जाओ ज़रा, सोलाना क्या है? तो सोलाना भी एक तरह के इथेरियम की तरह वर्क करता है। एनएफटी वगैरह में इसका ज़्यादा लिंक है। इसकी जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं उसमें एनर्जी कम इस्तेमाल होती है बनिस्बत दूसरी प्रूफ ऑफ वर्क से रिलेटेड जो यानी कि ब्लॉकचेन्स हैं उनमें। अब एक्सआरपी क्या है? तो एक्सआरपी एक टोकन है जो रिपल के साथ जो है वो एंगेज्ड होके बनाया गया था, ठीक है? रिपल के ऊपर केस हो गया एसईसी का। एसईसी का केस होने के बाद एक्सआरपी की प्राइस डाउन है, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप कॉइन है, इसमें ये मसला चल रहा है। अब टेरा लूना क्या है? टेरा लूना 8 नंबर पे कैसे आ गया? तो इन्होंने बिटकॉइन का सहारा लिया। इनका कहना था कि हमने जो स्टेबल कॉइन लॉन्च करा है उसमें हमारा जो टेरा लूना है वो दूसरा कॉइन यानी कि स्टेबल कॉइन को सपोर्ट करेगा। जब स्टेबल कॉइन नीचे गिर रहा होगा तो टेरा लूना जो है वो मिंट होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जा रहा होगा तो बर्न होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का इनका एल्गोरिथम है, वाइस वर्सा। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बिटकॉइन की होल्डिंग शुरू कर दी, कि इन्होंने कहा कि हम अपने पास बिटकॉइन भी होल्ड करें कि कल को अगर इस किस्म की प्राइस करेक्शन होती है कि जो इनका स्टेबल कॉइन है वो बिल्कुल ही नीचे गिर जाए, बिल्कुल ही ऊपर चला जाए, तो कम से कम टेरा लूना जो है वो स्टेबल रहे। तो बिटकॉइन की न्यूज़ आने की वजह से इस कॉइन में बहुत ज़्यादा हाइप आई, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, ऊपर चला गया। अब कार्डानो के हवाले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है? टेरा यूएसडी जो है वो यूएसटी जो है वो टेरा लूना का ही कॉइन है। ये स्टेबल है, ये इसका एल्गोरिथमिक कॉइन है। अब डॉज कॉइन क्या है? डॉज कॉइन की इलन मस्क की इन्वेस्टमेंट है डॉज कॉइन में, ठीक है? टेस्ला की जो वेबसाइट है जहाँ से आप टेस्ला गाड़ियाँ खरीदते हैं, वहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो डॉज कॉइन से खरीद सकते हैं। बीयूएसडी जो है वो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है। डॉट कॉइन क्या है? शिप के बारे में आपको कुछ टॉप 20 कॉइन्स हैं, इनके बारे में आपको ये बेसिक चीज़ें इस हिसाब से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉइन इस वक्त ये करेगा।
अब आप आ जाते हैं ट्रेंड की तरफ। अब देख लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स में आप आ जाएँ तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक पहली चीज़ आपने देखनी होती है ट्रेंड लाइन, कि कोई भी जो बिटकॉइन है, कोई भी करेंसी किस ट्रेंड लाइन को फॉलो करी, तो कुछ दिनों पहले चले जाते हैं। यहाँ पर आप येलो कलर की लाइन जो है वो देख रहे होंगे, ये लाइन। तो बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। जैसे ही इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो बिटकॉइन अलग ट्रेंड पे चला गया, ठीक है। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता चलूँ। यहाँ पर अगर आप देखें कुछ दिनों पहले की, तो बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू और येलो। जैसे ही बिटकॉइन कैंडल्स ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो ऊपर जाते हुए ट्रेंड को उसने डाउनवर्ड ट्रेंड में चेंज कर दिया। बिटकॉइन फिर वहाँ से नीचे गिरने लगा, तो ये ट्रेंड लाइन होती है। अब ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल होती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें, तो बार-बार बिटकॉइन ने इसको रेजिस्टेंस बनाया, मतलब इस ट्रेंड लाइन को टच करता था, वापस नीचे आ जाता, इस ट्रेंड लाइन को टच करा, वापस नीचे आया, यहाँ पे टच करा, वापस नीचे आया। और लेकिन जब यहाँ पे टच करा तो टच करते ही ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसने ब्रेक करा तो उसने अलग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। अब ये किसको फॉलो कर रहा था? अब ये सपोर्ट लाइन को फॉलो कर रहा था। यहाँ पर आप देखें, जो ये ट्रेंड लाइन है, ये इसकी सपोर्ट लाइन बनेगी। बार-बार ये इसको टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बार-बार टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बार-बार टच कर रहा है, इवन दो यहाँ तक वो टच करता रहा और इस पॉइंट पे उसने आके जो है वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है वो इससे नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस तरीके से काम करती हैं, बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए, ठीक है। इस हवाले से कंप्लीट डिटेल आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट थ्योरिकल वीडियोस आपको इसके हवाले से देखनी चाहिए, सीखना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। अब आप आ जाएँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। अगर आप देखें तो ये वाली जो पोजीशन है, ये बिटकॉइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट को तोड़ता है, यानी कि 34,000 की प्राइस को तोड़ता है, तो नेक्स्ट बिटकॉइन कहाँ चला जाएगा? इस पोजीशन पे, जो तकरीबन 30,000, 29,000 या 28,000 की रेंज बनती है, ठीक है। तो बिटकॉइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो लाइन वाइज है, यानी कि सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है ये। अब आप देखें बिटकॉइन की रेजिस्टेंस क्या है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बिटकॉइन की ये पोजीशन जो तकरीबन 48,000 बनती है। अब बिटकॉइन इस पोजीशन पर है इस वक्त यहाँ है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगी? बिटकॉइन की नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 43,000 है, जो ये वाली कैंडल बन गई। अब आप दूसरी यहाँ से अगर आप ले लें, तो ये सपोर्ट थी, बिटकॉइन यहाँ तक आया, 45 को टच किया, ठीक है, फिर दोबारा नीचे आया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगी? यही रीजन होगी। अब इसको ऑल टाइम हाई को, जो नेक्स्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई, पिछली बार जो ऑल टाइम हाई बनाया, उसको जब ब्रेक कर देगा, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस पहले फर्स्ट करें 45,000 थी, अब बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 30,000 है। जैसे ही वो 45,000 को ब्रेक कर देगा, मतलब उसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब बिटकॉइन की प्राइस 45,000 है, ठीक है। इससे पहले बिटकॉइन की प्राइस जो थी फर्स्ट करें 40,000 थी। तो जैसे ही बिटकॉइन गिरते गिरते 40,000 को ब्रेक कर देगा, तो उसने क्या कर दिया? अपनी रीसेंट सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दिया, वो नीचे गिर गया। सपोर्ट वो पॉइंट होती है जहाँ सेलर जो है वो, यानी कि जो बायर जो है वो बैठा हुआ होता है। बायर ये उम्मीद रखता है कि बिटकॉइन ने इस सपोर्ट तक आना है, तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा। वहां से और क्रैश हो जाता है, तो फिर और नीचे बायर बैठा होता है। सेलर कहाँ बैठा होता है? जिसने नीचे खरीदा होता है, वो जिस पॉइंट पे बेचेगा उसे रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। वो रेजिस्टेंस पॉइंट को दिमाग में रखता है कि ये इसकी रेजिस्टेंस है, मुझे इस पॉइंट पे जो है वो उसको सेल कर देना है शॉर्ट टर्म में। अब ये कुछ चीज़ें। अब इसी के साथ स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस सबसे अहम होता है। अब किस तरीके से मैं आपको शेयर करता चलूँ। सपोज दैट कि आपने इस पॉइंट पे, जब बिटकॉइन 35,000 पे था, आपने बिटकॉइन खरीद लिया। अब आपने स्टॉप लॉस क्या लगा दिया? समझ लीजिए 34,000 का लगा दिया, यानी कि 35,000 रुपये का बिटकॉइन आपने खरीदा और आपने स्टॉप लॉस 34,000 का लगा दिया, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस जैसी 34,000 पर आए, तो आपके जो भी बिटकॉइन है वो लॉस में बिक जाए, आपको और ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट क्या होता है? आपने इस पॉइंट पे खरीदा और आप इस पॉइंट का टेक प्रॉफिट लगा दो कि जैसे ही बिटकॉइन 42,000 पे जाए, 40,000 पे जाए, वहाँ पे क्या हो जाए? सेल हो जाए। ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट में स्टॉप लॉस क्या होता है? वो इस तरीके का होता है कि जैसे आपने यहाँ पे खरीदा 34,000 पे, अब आप रुक गए, बिटकॉइन की प्राइस को आपने जाने दिया। पहले तो आपने स्टॉप लॉस नीचे का लगाया हुआ, लेकिन रुक गए। जैसे ही बिटकॉइन 38,000 पे गया, ठीक है, तो आपने उसी टाइम जो है वो स्टॉप लॉस लगा दिया 36,000 का, यानी कि पुराने वाले स्टॉप लॉस को खत्म करके अपनी बाइंग रेंज से ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया कि अब बिटकॉइन क्रैश करता है तो मैं कम से कम प्रॉफिट में तो बाहर निकलूँ, ठीक है। तो इसे प्रॉफिट स्टॉप लॉस कहते हैं, यानी कि वो स्टॉप लॉस जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आप उसको दोबारा लगाते हो, ठीक है। और टेक प्रॉफिट क्या होता है? एक सर्टेन रेंज पे मैं उस ट्रेड से बाहर निकल जाऊँ, ठीक है। ट्रेड करने के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। लॉन्ग ट्रेड जो होती है वो 1 डे में होती है, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के टाइम रेंज में होती है, ठीक है। ये नीचे वॉल्यूम होता है। अब कुछ चीज़ें जो हमें देख के चलनी होती है, उनमें से कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, अगर आप इसको बड़ा कर लें थोड़ा-सा, यहाँ पर आप देखें तो 80 की रेंज है और 20 की रेंज है। डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट रेंजेस में बनाते हैं, आप भी इसको डिफरेंट रेंज में बना सकते हो प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे? तो प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग से होती है, मतलब RSI
जब RSI 70 को क्रॉस किया, ये 80 के करीब गया, तो आप पेपर पे लिख लोगे कि बिटकॉइन की प्राइस ये है, ठीक है। जब बिटकॉइन 20 के राउंड अबाउट आया, 30 के राउंड अबाउट RSI आया, तो आप पेपर पे लिख लोगे कि इसकी प्राइस क्या थी उस पोजीशन पे। तो दोनों में डिफरेंस जब आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपने सही ट्रेड ली या नहीं। ट्रेडिंग करने का सबसे पहला उसूल यही होता है कि आप पेपर ट्रेड करते हो, पेपर पे लिख कर ट्रेड करते हो। वन डे चार्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें सीखना आसान है थोड़ा। अब यहाँ पर अगर आप देखें RSI 30 था, आपने यहाँ पर बाय करा, ठीक है, तो ये पोजीशन बन रही है 30 की, इस वक्त बिटकॉइन 40,000। अब RSI जैसी ही 79-80 के करीब गया, आपने सेल कर दिया, मतलब आपने इस पोजीशन पे खरीदा, तकरीबन 42,000 का बिटकॉइन खरीदा था और 65,000 का बिटकॉइन बेच दिया। ये RSI को देख के ट्रेड करी आपने। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है इस वक्त 19 तक RSI है, ये पोजीशन है, आपने यहाँ पर खरीद लिया। अब आप देखें कि RSI यहाँ पे 64 पे गया, अगर आप यहाँ पे भी बेचोगे, यहाँ पे खरीद कर यहाँ बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नहीं बेचते, इस RSI के पॉइंट पे बेचते हो तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। ऑल्दो इस वक्त तक भी आप नहीं बेचते तो RSI इस पोजीशन से नहीं है। फिर RSI की भी एक ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक क्या कर सकते हो, RSI की ट्रेंड लाइन बना देते हो। अगर RSI उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर RSI उसी तरीके से अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है, लेकिन ये काफ़ी एडवांस होता है। फॉर अ बिगनर आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें जो है वो लाजमी पता होने चाहिए कि RSI 80 पे जाएगा तो क्या सिचुएशन होती है, 20 पर आएगा क्या सिचुएशन होती है। तमाम चीज़ें फॉर अ बिगनर हैं, ठीक है। इनिशियली आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका और इंटरेस्ट हो तो आप यानी कि सेपरेटली एक-एक चीज़ को पढ़ें। अगर आप RSI को स्टडी करेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा इसको समझने के लिए कि सिर्फ RSI ही जो क्या होता है, उसमें किस तरह की ट्रेड्स होती हैं, लाइन्स किस तरीके से काम करती हैं। अब दूसरा इंडिकेटर क्या है, वो MACD होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। यहाँ पर इसको आपने, अगर आप ट्रेडिंग फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक वक्त में एक ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप MACD, अब आप यहाँ देखो तो MACD किस तरीके से काम कर रहा है, मैं आपके साथ शो करता चलो। यहाँ पर आप आ जाओ, ठीक है, इस पोजीशन से लो या प्रीवियस ये पोजीशन ले लो। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये वो पोजीशन थी कि ये जो दो लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये लाइन यहाँ इस पोजीशन पर आई और ये वो पोजीशन थी जहाँ से आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स जो है वो बनता है, ब्लू कैंडल्स बनना शुरू हो गई। तो ये वो बाइंग टाइम होता है जहाँ पे आपको बताता है बाइंग। अब सेलिंग टाइम कौन सा होता है, ये वो टाइम होता है जहाँ सेल करना होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों में सेम पोजीशन है। अब आप दूसरी चीज़ ले लो कि यहाँ पर आप देखो यहाँ पे इस पोजीशन पर रेड खत्म हुए और यहाँ पे शुरू हुआ, जिसने यहाँ पे MACD को देख के बाय करा, ठीक है, और MACD ने सेल का सिग्नल कहाँ दिया, ये पोजीशन थी यहाँ सेल कर देना था। लेकिन ये जो आप दो लाइंस देख रहे हो, ठीक है, जो मूविंग एवरेजेस की लाइंस होती हैं, अब इनको कट होता हुआ ऊपर आते हुए नीचे आते हुए देख सकते हो। लेकिन MACD में जो बेसिकली देखा जाता है फॉर अ बिगनर, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो क्या देखता है, वो इन कैंडल्स को ही देखता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल्स या ब्लू कैंडल्स हैं, तो मतलब कि ये बाइंग पॉइंट है, ठीक है, और ये जैसी ख़त्म होंगी रेड शुरू हो जाएंगी तो ये कौन सा पॉइंट होता है, सेलिंग पॉइंट होता है। अब आप देख सकते हो कि इसको समझने के लिए ये पोजीशन आप देख लो, इन दोनों लाइंस ने इस पोजीशन पे क्रॉस किया अपने आप को, ठीक है, और साथ में जो है वो ये कैंडल भी बनी, तो आपने इस पोजीशन पे बाय करनी है। फिर आप देख सकते हो इन दोनों लाइंस ने, ठीक है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया, तो ये कौन सा, यहाँ से अब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे नहीं लग रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। अब बाइंग टाइम कौन सा है, बाइंग टाइम ये वाला है, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पर जो है वो बाइंग टाइम सही नज़र आता है, लेकिन इसने यहाँ पर गलत इंडिकेशन दी, यहाँ पर सही इंडिकेशन दी। तो हर वक्त जो है वो MACD सही नहीं होता। इसकी कुछ सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता चलो। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हो, कलर वगैरह तमाम चीज़ें, ठीक है। इनपुट्स में आप देख सकते हो फास्ट लेंथ 12 है, 26 है, 9 है, ठीक है। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ। MA को मैं आपके साथ ले लेता हूँ यहाँ पर 9 और EMA को मैं आपके साथ ले लेता हूँ यहाँ पर 26, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि ये देख रहे हो इन दोनों लाइनों ने यहाँ पे आपको क्रॉस किया, ये वो लाइन नज़र, तो ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ जाएगी, ठीक है। किस तरीके से, तो देखो यहाँ पर ज़रा मैं कलर इसका ब्राइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ग्रीन नज़र नहीं आ रहा ना, ग्रीन को ब्लू भी नहीं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, और सही है, ग्रीन को ब्लैक कर देते हैं और ठीक है। तो 9 MA जो है वो हमारा ब्लैक है और ब्लू MA जो है वो हमारा ग्रीन है। अब यही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ एक दूसरे को ये लाइन क्रॉस करें तो यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको समझाता चलूँ कि
ये लाइन्स जो है वो क्रॉस करती हैं तो किस तरीके से ये काम करता है। अब आप यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे तो क्रॉस करी, ये वाला पॉइंट देखो जो 26 MA है उसने क्रॉस किया 9 MA को, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। जैसे ही जो 9 MA उसने क्रॉस किया 26 MA को, ये नीचे आ गया। फिर 26 MA ने 9 MA को क्रॉस किया, फिर आप देख सकते हो ये ऊपर ही गया। ये वो पोजीशन है, ठीक है। 9 MA इस तरीके से मूविंग एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हो ये चल रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 9 MA ने क्रॉस किया किसको, 26 MA को, और दोनों जो 26 MA है वो कैंडल से कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। अब यहाँ पे कंफर्म जो है वो सेल करना होता है, मार्केट यहाँ से कंफर्म हो जाती है कि मार्केट ने नीचे ही गिरना है। जैसे ही जो है वो ब्लू लाइन जो है वो कैंडल से ऊपर चली गई, आप देखते हो कंटिन्यूसली कैंडल से ऊपर ही शॉर्ट टर्म में होता है, ठीक है। अब इसको लॉन्ग टर्म में किस तरीके से देखते हैं, ये जो एक दूसरे को, यानी कि दो मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो शॉर्टर टर्म में हो गया। अब आपने इसको किस तरीके से देखना है, तो आपने इसको खुद सीखना है कि किस पॉइंट पे किस MA ने क्रॉस किया तो प्राइस ऊपर गई, वो MA कैंडल से नीचे थी या वो MA कैंडल से ऊपर। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली जो है वो 26 MA जो है वो नीचे है, यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए ऊपर आई फिर नीचे चली गई और इस पॉइंट पे क्रॉस किया, और यहाँ से आप देख सकते हो इस वक्त तक जो है वो नीचे है और इस पोजीशन पर आकर इस वक्त तक ऊपर है और इस पोजीशन पर आकर नीचे हुई, फिर दोबारा से इस हिसाब से वेरिएट कर रही है। ये शॉर्टर वर्जन शॉर्टर टाइम के लिए होता है। अब इसमें आप मूविंग एवरेज भी रख सकते हो और EMA भी रख सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में जो है वो सही चीज़ बताता है आपको। अब लॉन्ग टर्म में क्या देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम इस तरीके से आप चेंज कर दो, इसको 50 कर दो, ठीक है, और इसको जो है वो क्या कर दो आप 200 कर दो, ठीक है। ये 50 और 200 का चल रहा होता है। अब इसमें गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस बनते हैं। अब आप देख लो इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो उसको डेथ क्रॉस कहते हैं। ब्लैक वाली लाइन कौन सी, 50 MA, और 200 वाली लाइन कौन सी, 200 ब्लू वाली। इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ये डेथ क्रॉस बन गया। इसके बाद लाजमी जो है वो बिटकॉइन और नीचे आता है, अपने आप की प्राइस करेक्शन करता है। फिर जब गोल्डन क्रॉस बनाते हैं, गोल्डन क्रॉस क्या, जब 200 MA 50 MA एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसके बाद बिटकॉइन लाजमी जो है वो ऊपर जाता है लॉन्ग टर्म में। अब आप यहाँ पर देख लें तो हमारा जो प्रीवियस डेथ क्रॉस था वो 14 जनवरी को बना था यहाँ पर। उसके बाद से आप देख सकते हो इस तब बिटकॉइन जो था तकरीबन 42,000 का था, डेथ क्रॉस बना, और डेथ क्रॉस बनने के बाद इस वक्त तक जो है वो आप देख सकते हो। जब आने वाले वक्त में जब आप ये वाली लाइन देख रहे हो, ठीक है, कौन सी लाइन, 50 MA और 200 MA, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वो गोल्डन क्रॉस कहलाएगा और उसके बाद आपको बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो या इन्वेस्टोपीडिया पे जाकर आप गोल्डन क्रॉस लिखोगे, डेथ क्रॉस लिखोगे, उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। कुछ लोग इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कुछ लोग इसको मूविंग एवरेज से जो है वो रखते हैं, कुछ 50 200 रखते हैं, कुछ अलग अलग यानी कि मूविंग एवरेजेस रख के जो है वो उसको मेंटेन करते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि वो पहले ही जो है वो डेथ क्रॉस को गैस कर ले। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो कि MACD की जो रेड कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल्स किस तरीके से वेरिएट करती हैं, और ये जो दो लाइनें हैं वो मैंने आपको 9 और 26 MA से बता दी। अब 9 और 26 MA क्यों यूज़ किया, 26 MA यूज़ करने की वजह ये है कि फिबोनाची क्लाउड की जो इंडिकेटर होता है उसमें जो 26 दिन पहले की इंडिकेशन जो है वो पहले के जो डाटा होता है उससे इंडिकेशन 26 दिन बाद की करी जाती है। तो ये 26 दिन का, ये 26 कैंडल का जो पीरियड होता है ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत अहमियत रखता है किसी भी ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो 26 दिन पहले क्या हुआ था, 26 दिन पहले की क्या पॉइंट थी और इस वक्त क्या पॉइंट है, वो काफ़ी मैटर करता है कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको 26 दिन पहले यानी कि अब इस वक्त बिटकॉइन जहाँ पर है तो 26 दिन पहले किस पॉइंट पर था और उन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। उस हवाले से आपकी नॉलेज होनी चाहिए और उस हवाले से आपको पेपर ट्रेड करनी आनी चाहिए। अब ये जो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स कोई नहीं बनाता, मैंने नहीं देखा, ये सर्कल्स मैं ही बनाता हूँ एक प्राइस रेंज डिफाइन करने के लिए कि इस प्राइस रेंज में बिटकॉइन आ रहा ही नहीं आ रहा। ये भी एक तरह की पेपर ट्रेड है। मैं इस तरह बनाकर देखता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन सही हुई या गलत हुई। आप देख सकते हैं 2 दफ़ा गलत हुई तो वो ये रेड से मैंने यहाँ पर शो करी। ब्लू वाला मतलब कि हो ये प्रेडिक्शन सही हो चुकी, येलो मतलब अभी जो है वो चल रही है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, ठीक है। मैं इस हिसाब से इसको स्टडी करता हूँ, देखता हूँ। येलो का मतलब वो होता है कि वो ट्रेंड लाइन अभी चल रही है, उसको फॉलो कर रहा है। ब्लू का मतलब वो होता है कि उस ट्रेंड लाइन को अब फॉलो कर दिया, उस ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया, अब हमने आगे फोकस करना है। तो मैं इस हिसाब से करता हूँ, आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो। अब आपने और क्या चीज़ें पता होना चाहिए, तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो इस तरह लॉन्ग से लेकर हाई पोजीशन पे जो है वो बनाया जाता है, या हाई से लो पे बनाया जाता है। अब ये बनता किस तरीके से, काम किस तरीके से करता है, आई कार्ड में वीडियो नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। एक बिगिनर को फिबोनाची के बारे में क्या पता होना चाहिए।
ठीक है। इसी के साथ आपको फिबोनाची के डिफरेंट होते हैं, फैन होता है, पैटर्न होता है, सर्किल होता है, ये भी पता होने चाहिए। आपको ट्रेंड रिवर्सल काफ़ी अच्छी तरीके से बता देते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल है। फिर लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस को भी आप सीखने के लिए रख सकते हो कि इस पोजीशन पे लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन लगा दो, देख लो कि वहाँ तक वो गया है या नहीं गया है। अब आ जाते हैं ज़रा एक्सचेंजेस के ऊपर। अब आ जाते हैं एक्सचेंजेस से पहले यहाँ पर आ जाती है कॉइन ग्लास है, इसका भी आपको पता होना चाहिए इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट में जो लिक्विडेशन है ये बताता है कि कितने लोग फ्यूचर ट्रेड में लिक्विडेट हुए। जब लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा होगी यानी कि 40,000 से ज़्यादा होगी तो मतलब मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है, मार्केट अपने हिसाब से काम नहीं कर रही, कोई मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को, इसी वजह से मार्केट में ज़्यादा लिक्विडेशन हो रही है। जब लिक्विडेशन 26,000 से 30,000 के दरमियान हो इस सिनेरियो में, ठीक है, अभी जितने एक्टिव एड्रेसेस है उनमें, तब फिर जो है वो यानी कि मार्केट एक तरीके से स्टेबल समझी जाती है। अब ये चार्ट आपको बताता है कि कितने कल के दिन, आज के दिन कितनी लिक्विडेशन हुई, कल के दिन कितनी लिक्विडेशन हुई। अब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस अगर इस पैटर्न में देखें आप ये वाली रेंज में, तो इस रेंज में आपको लिक्विडेशन कम नज़र आ रही है, तो मतलब अब किसी भी टाइम हैवी लिक्विडेशन हो सकती है। और जैसे ही हैवी लिक्विडेशन होगी तो उसके 1 या 2 दिन जो है वो मार्केट स्टेबल रहती है, तो आप गैस कर सकते हो कि आज जो है मार्केट ज़्यादा वेरिएट नहीं करेगी। और क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए S&P 500 इंडेक्स क्या होता है, नस्डाक क्या होता है, ठीक है, और साथ ही जो इनकी क्लोजिंग होती है फ्राइडे को, उसकी टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि किस टाइम जो है वो क्लोज होती है, ठीक है। बिटकॉइन का ETF फ्यूचर जो CME फ्यूचर होता है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। गूगल पे सर्च करके आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। गोल्ड प्राइस का आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड प्राइस किस तरीके से काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी की कितनी है, 1.7 ट्रिलियन है, तो क्रिप्टो करेंसी की किस जगह पर है, बिटकॉइन किस जगह पर है, और जब 2.9 ट्रिलियन थी तब क्रिप्टो करेंसी किस तरह की थी। और एक और चीज़ क्या, USDT डोमिनेंस, ये आपको पता होनी चाहिए कि USDT की डोमिनेंस किस हिसाब से वेरिएट करी। ये डोमिनेंस आपको बताती है कि जिस हिसाब से चार्ट वेरिएट करता है, आपको बताता है कि ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग जो है वो USDT में रहना पसंद कर रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों का आपको देखना होता है, USDT की डोमिनेंस, टोटल मार्केट कैप और साथ में बिटकॉइन। जब आप इन तीनों चीज़ों को आप देख लेते हो तो आप गैस कर सकते हो कि ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने आने वाले वक्त में किधर जाना है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने कॉइन मार्केट कैप को डिस्कस किया, जो टॉप कॉइन्स हैं उनके हवाले से न्यूज़ की एग्जाम्पल्स शेयर करें कि इन कॉइन्स में ये न्यूज़ होती हैं, तो आपको इस हवाले से उन कॉइन्स की न्यूज़ पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं, जो हमने शेयर करा वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल शेयर किया। इसी के साथ हमने आपके साथ ट्रेंड लाइन, RSI, MACD, ठीक है, 9 और 26 मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है, गोल्डन क्रॉस क्या होता है और डेथ क्रॉस क्या होता है, इसकी एज अ बिगनर एग्जांपल शेयर करिए आपके साथ। एज अ प्रो ट्रेडर कोई चीज़ शेयर नहीं करी, तो आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ें इस तरीके से एप्लीकेबल होती हैं, ताकि जब आप इसको फ्यूचर में इंटरेस्ट लेके कुछ सीखना चाहें, इस हवाले से डिटेल सीखना चाहें, तो आपको कम से कम बेसिक पता हो कि RSI 80 पे जाएगा तो सेल करना है, RSI 20 पे आएगा तो बाय करना है, 1 डे 1 आवर, ठीक है, ये तमाम चार्ट्स क्या होते हैं, इनमें किस तरीके से काम होता है, ये इसी के साथ डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस जो है वो सीखा हमने। फिर लास्ट में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पर आप कैटेगरी पे क्लिक करोगे आके, ठीक है, कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो आपको मिलेगी, रिटेल, क्रोमिया, इकोसिस्टम, एनर्जी, ठीक है, IoT, DeFi 2, एजुकेशन, स्टोरेज। अब हेल्थ है, मीडिया है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, फर्ज करो सब स्टोरेज के ऊपर, राइट क्लिक ऊपर, फाइल शेयरिंग, राइट क्लिक ऊपर, तो इस कैटेगरी से रिलेटेड जितने कॉइन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा कॉइन किस कैटेगरी में आता है और इस वक्त कौन सी कैटेगरी ट्रेंड में। इस वक्त मेटावर्स, वेब 3.0, NFT, प्ले टू अर्न की जो कैटेगरीज हैं वो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, इस वक्त ट्रेंड में है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो, ठीक है, उनमें आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और जो चीज़ें ट्रेंड में होती हैं अगर आप उनको पीक पे लोगे तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। दोनों वीडियो को लंबा बनाने का, लंबा करने का मकसद ये था ताकि आपको ईजिली जो है समझाया जा सके, ठीक है। ये तमाम दोनों वीडियो जो कोई पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट, ये जो दोनों वीडियो हैं वो ख़ास तौर पे हमने हमारे यूज़र्स के लिए बनाई है, जो हमें फॉलो अप करते हैं, वो कम से कम कुछ बेसिक चीज़ें सीख सकें क्रिप्टो करेंसी में आने से पहले, ताकि बाद में जो है उनको किसी किस्म का लॉस जो है वो ना करना पड़े। इन्हीं तमाम टॉपिक्स पे आने वाले वक्त में हम थोड़ी सी और समझ लीजिए डिटेल्ड और एक्सप्लेन वीडियो जो है वो एक चीज़ों को लेकर बनाएंगे, जैसे जिस हिसाब से मार्केट वेरिएट करी होगी और वो चीज़ उस पर एप्लीकेबल हो रही होगी।
हमारी वीडियो में आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो उन तमाम गलतियों को जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहता है वो कमेंट में मेंशन करें, ताकि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी पता लगे और हमसे जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि हमसे जो अपोज़िट पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पता लगे, ताकि लोग जो हैं वो दोनों चीज़ों को एनालाइज़ करके समझ सकें कि इस चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो बिल्कुल हमसे अपोज़िट है, ताकि लोगों की सीखने में मदद हो सके। तो आपका कमेंट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। फिल वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमानिल्लाह।